सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुविषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। तो हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे नाड़ी विद्या का इतिहास बताया मैंने, नाड़ी क्या है, इसकी संख्या, नाड़ी विज्ञान को कैसे समझ सकते हैं, नाड़ी परीक्षा का महत्व, नाड़ी परीक्षा कहाँ और कब करें, आज ये हम बताने जा रहे हैं। और उंगलियों पे दोषों की स्थिति, है ना। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिक लेवल का ये कोर्स है, ये पढ़ने वाले हैं। नाड़ी विज्ञान को समझने के लिए आपको रोगी रोग के परीक्षा के ही समझना है। इसमें रोगी की परीक्षा जो है करते हैं, अष्टविध, त्रिविध, 10विध परीक्षा होती है। तो उसमें से जो है अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत एक जो है नाड़ी परीक्षा भी होता है, जिसे हम पल्स एग्जामिनेशन कहते हैं, ये हम करते हैं, है ना। तो यही हम सीख रहे हैं। तो इसी प्रकार से 10विध परीक्षा भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और नाड़ी विद्या के प्रवाह क्रम जो है मैंने बताया आपको। वैद्य राज का लक्षण क्या होता है ये मैंने बताया। नाड़ी विद्या में अभ्यास की आवश्यकता होती है, केवल पढ़ने से नहीं होगा, तो अभ्यास करना पड़ेगा। नाड़ी परीक्षा क्यों करना है, इसका जो बेनिफिट है, तो जो बेनिफिट है इसी कारण से हमें नाड़ी परीक्षा करना चाहिए। और इसके बाद जो है नाड़ी के पर्याय, नाड़ी को हम और क्या कहते हैं, तो नाड़ी को हम धमनी भी कह सकते हैं, आर्टरी इंग्लिश में कहते हैं। वैसे जो है रोगी परीक्षा के प्रसंग में हम पल्स कहते हैं, यूनानी में इसे हम नब्ज कहते हैं। नाड़ी परीक्षा का कुछ विधि है जो रोगी के संबंधी, चिकित्सक के लिए भी कुछ नियम है ना, रोगी के लिए भी कुछ नियम है। और जब हम नाड़ी परीक्षा करते हैं तो उसका भी कुछ नियम है ना। तो ये जो है मानव शरीर में नाड़ी की संख्या मैंने बताया था, यहाँ पे आया है सर्ध त्रिकोटियों, है ना, 3.5 करोड़। उनमें से 72,000 मोटी नाड़ी है। और उसमें जो है क्या है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध प्रवाहित होती है ना। इसके बाद जो है उसमें से 700 नाड़ी भी ऐसी है जो बारीक है ना। 700 नाड़ी ऐसी है जो बारीक है, यानी कि उसमें जो है अन्न रस का प्रवाह होता है ना। अन्न रस का यानी कि जो हम खाते हैं तो उसका जो रस बनता है तो उसका प्रवाह होता है। एक मिनट जी। है ना, 700 नाड़ी क्या है कि रस का वहन करता है। इसके बाद जो है बताया गया है उनमें से भी 24 नाड़ी ऐसी है जो स्फुट है, जो फड़कती है ना। और उसमें से भी एक नाड़ी है जिसका हम परीक्षण करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा बताया गया। नाड़ी परीक्षा कहाँ करें, तो बताया अंगुष्ठ तु मूले, अंगुष्ठ तु मूले। अंगुष्ठ जो होता है, जो हाथ की कलाई यानी कि अंगूठा होता है, इसकी जो मूल होता है यहाँ पे बताया गया है, कलाई के नीचे जहाँ नाड़ी परीक्षा की जाती है। वही जीव की साक्षी है, उसकी गति से ही वैद्य रोगी के स्वास्थ्य और रोग की पहचान करता है ना। जीव साक्षणी बताया गया है। जीव साक्षणी मतलब जीवित और मृत में फर्क होता है ना, तो फर्क मतलब बताता है। अगर ये नाड़ी चल रही है तो जीवित है, नहीं चल रही है तो मृत है, ऐसा है ना। तो इसे जीव साक्षणी नाड़ी बताया गया है। और यहाँ पे कुरपर मर्म से शुरू करना है ना। कुरपर मर्म पीड़ते हुए, मतलब कुरपर से पीड़ित करते हुए, यहाँ से आपको पीड़ित करना शुरू करना है, ठीक है। पीड़ित करते हुए नाड़ी को वैद्य अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगलियों से रोगी के हाथ में अंगुष्ठ मूल के अधिपश्चिम भाग में देखे। तो यहाँ पे देखना होता है, आपको शुरू करना है, यहाँ पे नाड़ी नहीं देखना है, कुरपर पे आपको यहाँ पे
आपको यहाँ पे जो है केवल दबाना है, यहाँ पे केवल स्टिमुलेशन करना है, देख सकते हैं यहाँ पे केवल, है ना, 10 12 15 बार जो है स्टिमुलेट करना है ना। कुरपर एक मर्म होता है ना, जो क्या है कि आउटर और इनर दो इस प्रकार से बताया गया है। एक मर्म है, संधि मर्म है ना, जो क्या है कि मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेवार है। इसको पीड़ित करने से नाड़ी ब्लॉकेज खुलते हैं, स्पष्ट से पता चलता है। और इससे हमें और भी चीज़ पता चलता है ना। मान लीजिए इसको पीड़ित कर रहे हैं और दर्द हो रहा है, रोगी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो समझिएगा बहुत ज़्यादा लीवर ख़राब है, बहुत ज़्यादा अग्निमंद है, हाइपोथायराइड है। तो हाइपोथायराइड से याद आया, 1 मिनट जी। एक मिनट जी। आवाज़ तो आ रही होगी लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गया है, ये पीडीएफ नहीं खुल रहा है पूरा। ये कैसे हो सकता है? अरे yes। हाँ जी। ओम ओम। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाइपोथायराइड के बारे में बताया था, कुरपर मर्म से जुड़ा हुआ होता है। जिनका कुरपर मर्म बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो उनको हाइपोथायराइड होगा, क्योंकि अग्निमंद होगा। अग्निमंद होने से ही, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से ही, है ना, हाइपोथायराइड होता है ना। तो ये जो है देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आप नाड़ी परीक्षा देखना शुरू किए, ठीक है, और कैसे देखना शुरू करेंगे, पहले कुरपर मर्म जो है दाबेंगे, है ना, कुरपर मर्म स्टिमुलेट करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये उसका अग्निमंद हो रहा है जी। अग्निमंद हो रहा है तो अग्निमंद होने से धातु की वृद्धि होगा। धातु की वृद्धि मतलब मांस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, है ना, सब धातु की वृद्धि होगा। यानी कि मांस मेद का भी वृद्धि होगा, यानी कि वो मोटा होता जा रहा होगा, है ना। इसके बाद में जो है वो जो है कम खाना खा रहा होगा, उसकी वजन बढ़ती जा रही होगी, है ना। ऐसे जो मोटापा जन्य बीमारियां टोटल होगा। तो कुरपर मर्म पीड़ित कर रहे हैं और पीड़ा हो रही है, तो लीवर की समस्या, भूताग्नि की समस्या जो है, अग्निमंद होने की समस्या बता देता है ना। हम यही डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़, कुरपर मर्म से पीड़ित करने से भी रोग देखिए आपको पता चल गया, है ना। तो हम तो ऐसे बहुत सारे रोग जो है मर्म से ही जो है पता करते हैं, या फिर मर्म से ही पता चल जाता है ना, कि क्या रोग हो सकता है। तो कुरपर मर्म से इतना ही नहीं, बल्कि लीवर, गॉल ब्लैडर और मतलब मोटापा जन्य व्याधियाँ, है ना, उसको शरीर में, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है ऐसे रोगी को, है ना। तो मैंने आप सभी को कहा था देखने के लिए कि आप ये चीज़ जाने हैं तो आप किसी को जो है देख सकते हैं और देख के बताइएगा। अभी आवाज़ आ रही है जी? उद्धव जी ने लिखा आवाज़ नहीं आ रही है जी। देखिए आवाज़ तो वैसे क्लियर है, ठीक है जी।
अब आवाज़ आ रही है। तो कुरपर से पीड़ित करते हुए नाड़ी को आपको देखना है जी, ठीक है। यहाँ पे कोई नाड़ी नहीं देखना है, बल्कि इसको बस पीड़ित करना है, थोड़ा सा दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है ना, इस प्रकार से दबा के, है ना, दबाते 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 जो है यहाँ से शुरू करना है, दबाते दबाते आपको नाड़ी तक आना है, ठीक है। जहाँ पे आप नाड़ी देखने वाले हैं यानी कि कलाई तक आना है और यहाँ पे देखना शुरू करना है, ये वाला, है ना। तो आपको जो है कल मैंने यही चीज़ बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो देखिए, है ना, नाड़ी किधर से आ रहा होगा इसमें, तो देखिएगा नाड़ी आ रही है, मान लीजिए इधर से आ रही है ना, तो ये आ रही है, ये आ रही है, इस प्रकार से इधर जा रही होती है ना, जो भी है देखिए इधर इधर पूरे जाएगी। तो आपको कहाँ देखना है, तो यहाँ पे जो है दो रेखाएं हैं जिसको हम मणिबंध रेखा कहते हैं। पहला रेखा, दूसरा रेखा। अब पहला रेखा दूसरा रेखा के बीच में कितना गैप हो रहा है, 1 उंगली का गैप हो रहा है, उसको नहीं देखना है, जस्ट यहाँ पे देखना शुरू करना है। दूसरा जो रेखा है यहाँ पे देखना शुरू करना है, और यहाँ पे 1 मिलेगा, है ना, और एक जो है जैसे दूसरा उंगली जहाँ पे आएगा एक वहाँ पे मिलेगा, जैसे एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है, एक यहाँ पे नाड़ी मिल जाएगा और एक नाड़ी यहाँ पे मिल जाएगा। तो 3 पल्स आपको मिलेंगे। जो पहला बात का इधर से, इधर का जो है बात का, फिर पित्त का, फिर कफ का, इस प्रकार से आपको 3 जो है पल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हृदय से कुछ पल्स आया है, आर्टरी आया है, जिसे हम ब्रेंकियल आर्टरी कहते हैं जी, ब्रेंकियल धमनी कहते हैं, और आगे चल करके 2 भागों में बट जाता है ब्रेंकियल धमनी, है ना, जिस और यहीं पे जो है सब बीपी देखते हैं, है ना डॉक्टर, स्टेथोस्कोप से यहीं पे बीपी देखा जाता है, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से यहीं पे देखते हैं बीपी, है ना, आला लगा के, ठीक है। और इसके बाद जब आगे 2 बढ़ता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कि यहाँ पे नाड़ी जो है 2 हो जा रहा है, बल्कि 3 हो रहा है, एक बीचों बीच भी हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से 2 होता है। एक कहलाता है रेडियल आर्टरी जो अंगूठे की तरफ जाएगा, और एक कनिष्ठ उंगली की तरफ जाएगा जिसको कहते हैं अल्नर आर्टरी। तो आपको जो नाड़ी देखना है ये बाह्य कोष्ठीय धमनी में देखना है, ये बाहर, इसको अंदर माना जाता है, इसको बाहर माना जाता है, तो रेडियल आर्टरी में आपको देखना है। तो काल कब है, कब देखना है, तो सुबह खाली पेट देखना है जी। रोगी और वैद्य दोनों को निर्देश है कि सुबह खाली पेट, है ना, शौचादि कर्म से निवृत्त होकर के, नहा धो करके एकदम, है ना, बैठना चाहिए। नाड़ी परीक्षा का निषेध भी बताया गया है, खाने के तुरंत बाद, नहाने के तुरंत बाद, नींद सोने के बाद, या नींद आ रही हो, है ना, तब तो नहीं करना है, या फिर खड़ा भी नहीं देखते हैं, तो ये भी बताया गया है। इसमें जो है नाड़ी परीक्षा में बताया गया है जीव साक्षिणी साप्रोक्ता, यहाँ पे रेडियल आर्टरी को जीव नाड़ी बताया गया है ना, कि यदि ये चल रही है तो व्यक्ति जीवित है, इसी को कहते हैं जीव नाड़ी, जीव साक्षिणी भी कहते हैं। तो रेडियल आर्टरी ही सबसे प्रमुख मानी जाती है जी, ठीक है। तो रोगी का विचार करते हैं कि नाड़ी परीक्षा करना है, तो हमारा सीधा ध्यान किधर जाता है, तो रेडियल आर्टरी पे जाता है, और कहीं नहीं जाता है ना। तो रेडियल आर्टरी का ही परीक्षा हम करते हैं, इसकी परीक्षा सबसे सरल है, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, तो ये मैंने कल कारण बता दिए थे जी। आज तो हम कुर्म नाड़ी देखिए हमने पढ़ लिया था। तो हम कई बार सुने हैं कि पुरुषों के राइट हैंड और स्त्रियों का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, इसका 2 कारण है। कुर्म नाड़ी पहला कारण है, कुर्म नाड्याम स्थैर्यम, कुर्म नाड़ी के मैंने थोड़ा सा इसका बताया था कि कुर्म नाड़ी, है ना, ये आदमी को अस्थिर करता है, इसका कुछ बारे में बताया था। लेकिन अब आपको ये समझना है कि कुर्म नाड़ी जो होता है, जो आपके ओरों में होता है, छाती में होता है, और ये जो है मेल में जो होता है राइट हैंड साइड होता है, इसको हम कह सकते हैं कुर्म नाड़ी राइट डाउन होता है, यानी कि जो मूड़ी होता है वो हाथ की तरफ होता है ना, और राइट तरफ होता है। ये कोई कछुआ नहीं होता, बल्कि कछुआ का जैसे आकार का आर्टरी होता होगा कोई, है ना, नाड़ी बताया गया कुर्म नाड़ी, है ना। वही स्त्री, इसलिए क्या है कि पुरुषों को कहा कि राइट हैंड देखो, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड भी देखना है, ध्यान रखना है। स्त्रियों को जो है आपको जो है कुर्म नाड़ी लेफ्ट अप देखना है ना, बताया कुर्म नाड़ी लेफ्ट अप होता है, इसलिए स्त्रियों को जो है नाड़ी जो है लेफ्ट हैंड देखना है, लेकिन उसके राइट हैंड भी देखना है। राइट हैंड में देखेंगे तो लीवर का पता कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए लेफ्ट और राइट दोनों हाथ देखना है, लेकिन फिर भी
लोग बोलते आ रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ देखना है, लेकिन पहले प्रमुखता से। लेकिन हमने भी देखा है, तो देखा है कि स्त्रियों के जो लेफ्ट हैंड विशेष रूप से स्पष्ट करता है रोगों को, ठीक है, ज़्यादा अच्छा सटीकता मिलती है, ये मैंने अनुभव किया, ठीक है। वैसे मैं दोनों हाथ देखता हूँ, हर बार देखता हूँ। तो स्त्रियों पुरुषों के नाड़ी देखने का यही रीति है, ठीक है। दूसरा एक और कारण है कि नाड़ी, पुरुषों में सूर्य नाड़ी होती है जो दाहिने हाथ से संबंधित है, और स्त्रियों में चंद्र नाड़ी एड़ा प्रमुख होते जो बाएं हाथ से संबंधित है ना। तो नाड़ी में दोषों का क्रम, आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होगा जी, ठीक है। तो मैंने कल बताया था, अदौ च बहते बातो मध्य पितम तथैव च अंते च बहते श्लेष्मा, है ना। नाड़ी ना, नाड़ी का यह त्रय नाड़ी 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 का त्रय लक्षणम, नाड़ी के ये 3 लक्षण है। अदे च बहते बातो, अदौ 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 च बहते बातो, अदौ माने आगे आगे। अब वास्तविकता का स्वभाव कर्म है बात आदि का, है ना। अब बात आदि का माने बात पित्त कफ का जो क्रम है इस प्रकार, जिस समय वैद्य कोहनी को पकड़ता है उसके द्वितीय क्षण में प्रथम बात के नाड़ी, फिर मध्य में पित्त और अंत में कफ के नाड़ी, इस प्रकार से टोटल समझिए कि ये देखिए, एक मिनट, मान लीजिए कि ये हार्ट है आपका, ये हार्ट है, और ये हार्ट से जो है ब्रेंकियल आर्टरी आया, फिर ब्रेंकियल आर्टरी से यहाँ पे बट गया रेडियल आर्टरी, और आपका हो गया अल्नर आर्टरी। मान लीजिए ये देखिए ब्रेंकियल, ये क्या रेडियल आर्टरी है, ठीक है, जीभ साक्षी नाड़ी है। तो आधे च बहते बातों, ये क्या है, बात है, भी फॉर बात में लिख देता हूँ जी, ठीक है। और ये जो है बीच वाला, जो अपना बीच वाला उंगली होता है यहाँ पे भी बीच में होना चाहिए, ये पित्त है, और ये जो है के फॉर कफ है जी, ठीक है। अदौ च बहते बातों, है ना, इस प्रकार से जी। अदौ च बहते बातों मध्य पिथम ततैव च, ये पित्त रहेगा, ठीक है। देखिए रेडियल आर्टरी इधर से इधर जा रहा है, तो पहले तो मिलेगा कफ, और इसको कहा गया निकटतम छोर कहा गया है जी। प्रोक्सिमल लिंड, हृदय से जो सबसे निकट होता है इसको कहते हैं प्रोक्सिमल लिंड, और जो दूर होता है, जैसे बात, बात क्या है, हृदय से दूर रहेगा ना, चाहे भले 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, क्या कहते हैं 3 सेंटीमीटर लगभग, हाँ, लगभग 3-4 सेंटीमीटर दूर है बात, लेकिन है ना दूर, चाहे 1 mm ही दूर है, लेकिन दूर तो है ना। तो हृदय से सबसे निकटतम कफ है, फिर पित्त है, फिर बात है, सबसे दूर बात है, इसलिए अदौ च बहते बातों। तो ये वाला बात आपको समझना है जी, ठीक है, जो आपका तर्जनी उंगली में टच करेगा, मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में पित्त, और ये इस प्रकार से आपको देखना है नाड़ी, ठीक है। चाहे आपको हाथ अपना खुद देखेंगे ना तो कैसे होता है पता, देखिए अपने खुद के देखेंगे तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे करके देखेंगे तभी आपका जो इंडेक्स फिंगर आपका बात में जाएगा। अगर आपने ऐसे देखना शुरू किया तो नहीं देख पाएंगे, अगर ऐसे देखना शुरू करेंगे अपना खुद का तो कैसे कर पाएंगे, ऐसे करेंगे तो आपका जो है बात दोष पे आपका रिंग फिंगर आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देख सकते हैं लेकिन आदर्श नहीं है। अपना देखना है तो खुद ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ओम ओम। अब आवाज आ रही है जी, शायद माइक में दिक्कत हो गया था। कितने देर से आवाज नहीं आ रही है?
अभी तो आवाज़ आ रही होगी क्लियर, चलिए ठीक है, आ रही है। ओम। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपको जो है खुद से देखना है, खुद से देखना है तो अपना लेफ्ट हैंड को ऐसे करते हुए और अपना हाथ को ऐसे करना होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे करेंगे तो आपका बात दोष पे आपका रिंग फिंगर पड़ जाती है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। लेकिन दूसरे का जब देखना है तो दूसरे का तो क्या है कि देखना है तब तो क्या है कि आपको ऐसे ही देखना है ना, ऊपर से ही देखना है, नीचे से उंगली डालने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर से ही देखना है। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है क्लियर मतलब जो है बात दोष पे हमेशा इंडेक्स फिंगर रहना चाहिए जी अपना, ठीक है। बात दोष है ना, जैसे ये बात दोष के लिए जो इधर अंगुष्ठ मूल पे देखना है जो, और आप देख सकते हैं क्लियर कि ये देखिए रेखा है ना, रेखा मतलब मणिबंध रेखा, पहला रेखा फिर दूसरा रेखा, दूसरा रेखा के जस्ट ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पे कि नाड़ी देखा जा रहा है जी, एकदम सटीकता पूर्वक देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये रेखा है, दूसरी रेखा है, ठीक है। ये देखिए ये दूसरी रेखा पे देखिए ये बात के नाड़े देखी जा रही है। फिर यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, पर जस्ट इसके एकदम सामने में, जस्ट इसके बगल में रख लेना है, कोई गैप ऐसे नहीं करना है ना, बिल्कुल एकदम सटा के, एकदम पूरा चिपकाना भी नहीं है, बस एक कागज भर डिस्टेंस होना चाहिए बस, है ना, ऐसा इतना ही दूरी होना चाहिए। फिर ये तीसरा जो है, तो ये तीसरा अनामिका है, रिंग फिंगर है जो कफ पे जा रही है जी, ठीक है। और इधर से जो है प्रोक्सिमल एंड है, इधर से रेडियल आर्टरी आ रही है, पहला कफ मिला फिर पित्त मिला फिर बात मिला, आगे आगे बात है ना, ठीक है जी। तो ये हो गया। और नाड़ी गति अब हम आगे बताएंगे। तो नाड़ी गति से पहले आपको जो है क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि हमको उंगली रखना कहाँ पे है। और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसी भी हैंड में रख सकते हैं, है ना। और मतलब क्या है कि ये जो है अपना परीक्षा करना है तो लेफ्ट हैंड ही, अपना खुद का परीक्षा करना है तो अपना लेफ्ट हैंड पे कर सकते हैं। लेकिन आप किसी का भी परीक्षा कर रहे हैं, कुछ बातें याद रखना है कि आपको राइट हैंड के ही ये थ्री फिंगर का यूज करना है। राइट हैंड अपना हमेशा राइट हैंड, रोगी का लेफ्ट रहे राइट रहे कोई मतलब नहीं, अपना तो राइट हैंड ही होगा। राइट हैंड का रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, है ना, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, यानी कि तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली, ये तीन उंगली का प्रयोग करना है। लेफ्ट हैंड से भी देखा जा सकता है, लेकिन आपको जो है मैं बताया हूँ वैसे करिए। और लेफ्ट हैंड क्या करना है अपना, राइट हैंड से तो देख रहे होंगे, तो लेफ्ट हैंड क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड से जो है रोगी का केहनी पकड़ेंगे, सहारा देंगे ताकि शिथिल रहे हाथ, है ना, ध्यान रखना है। कोई टेबल पे मेज पे रख करके नाड़ी नहीं देखना है, रखना है उसके हाथ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि नाड़ी परीक्षा में आपको जो है केहनी पे उसको सहारा देना है, ठीक है। तो नाड़ी गति अब हम पढ़ने वाले हैं, नाड़ी गति। तो देखिए नाड़ी संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे अधिक वर्णन, उनमें सबसे अधिक वर्णन गति का ही उपलब्ध होता है। किसका जी, गति का। हृदय के संकुचन प्रसारण के साथ रक्त वाहिनियों में स्फुरन होता है, पल्स मिलता है ना, जिसे हम नाड़ी परीक्षा में स्पर्श करते हैं। ब्यान वायु के संचरण के कारण यह गति उत्पन्न होती है, ऐसा वर्णन अनेक स्थल पे किया गया, मैंने कई बार बताया है जी। अपने शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है जी सभी जानते हैं, और रस का, रक्त का जो संचरण हो रहा है, इसको हमने आपको पढ़ाया था रस सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो पढ़ा ही होगा आपने। तो ये सर्कुलेशन कौन कर रहा है, तो कहेंगे हार्ट कर रहा है, लेकिन हार्ट को कौन काम करवा रहा है, देखिए आयुर्वेद में बताया गया है ब्यान वायु के द्वारा ही ये काम हो पाता है।
एक मिनट जी। एक मिनट जी। एक मिनट। हाँ जी। तो क्या है, नाड़ी के जितने भी ग्रंथ हैं, यानी कि जो भी नाड़ी के बारे में ग्रंथ लिखा गया है, बताया गया है, पुस्तक किताब, तो उसमें जो है क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या वर्णन है, तो गति के संदर्भ, हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्णन है गति का ही वर्णन है। गति, और गति होता है बयान वायु के संचरण के कारण। अपने शरीर में 5 प्रकार के बात है ना, कौन कौन जानते हैं जी कि वायु के 5 भेद हैं, है ना, वायु के 5 भेद है, कौन कौन जानते हैं? क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो देखना चाहता हूँ कौन कौन जानते हैं। केवल 5 भेद से नहीं, बल्कि उसके काम भी पता होना चाहिए, है ना, काम भी पता होना चाहिए, और उसके अनुसार वो औषधि भी देना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में, है ना। चलिए मैं आपको सीधा जो है स्क्रीन देखिए, मैं अपना जो है ना ये ओपन करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बात के 5 भेद। ये अपना जो है ना डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही रहता है लगा हुआ हमेशा। ये अच्छी बात है जी, है ना। दिख रहा है जी बात के 5 भेद। तो बात के 5 भेद बताया गया है जी, जिसमें से उदान वायु गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर, ठीक है। प्राण वायु गर्दन और हृदय के बीच में, है ना, लंग्स के बीच में। और बयान वायु पूरे शरीर में जो वायु धमन करता है। समान वायु छाती और नाभि के बीच में, ठीक है, बीच वाला हिस्सा। और अपान वायु नाभि के पूरा नीचे जो ऑर्गन है वो सब अपान वायु के क्षेत्र में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छी बात बताता हूँ, है ना। बात ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली से जो है सामान पैक करवाता है अपना, ठीक है, कोरियर, ठीक है जी, अमेजोन पैक करवाता है, और उसे जाना है क्या है कि पटना आना है, हम अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, पाटलिपुत्र आना है, ठीक है, दिल्ली से। बीच में लखनऊ भी पड़ता है जी, पता है आपको, ठीक है। और पाटलिपुत्र से आगे जो है कोलकाता भी पड़ेगा। चलिए, तो आपको ये समझना है कि मान लीजिए कि ये वायु के आधार पे जो है कैसे औषधियाँ देते हैं, ये इसका काम क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी को घुटना में दर्द है, तो बताइए जी, आप सभी चैट बॉक्स में आ जाइए सभी और बताइए, घुटना में दर्द है, कौन से वायु का यहाँ पे रोल है जी, बताइए, कौन से वायु बिगड़ा हुआ है जी, बताइए। क्योंकि कौन सा क्षेत्र में आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वायु बिगड़ा रहे ना बिगड़ा रहे, एक वायु बिगड़ा रहेगा। कौन सी वायु जी? अपान वायु। चैट बॉक्स में आ जाइए सभी, मैं देखता हूँ कौन कौन जानते हैं जी, है ना। और मान लीजिए सूरज कुमार जी ने लिखा है अपान वायु जी, और कौन लिख रहे हैं जी? किसी को जो है क्या है कि यूट्रस ओवरी में दिक्कत है, तो बताइए कौन से वायु में दिक्कत है ना। यूट्रस ओवरी में दिक्कत है किसी को जेनाइटल ऑर्गन्स में दिक्कत है जी, ठीक है, किसी को एड़ी में दिक्कत है जी। कौन से वायु में दिक्कत है, कौन से वायु दिक्कत कर रहा है जी, बताइए सभी। विनोद माली जी ने लिखा है अपान वायु, गौरव त्यागी जी ने लिखा है अपान वायु, गणेश चौरसिया जी ने अपान वायु, सब अपान वायु लिख रहे हैं जी, है ना। अपान वायु मतलब नाभि के नीचे जो भी है रोग, वो अपान वायु के क्षेत्र में। किसी का पेशाब बार बार हो रहा है जी, बताइए कौन से वायु है जी। किसी को है ना लूज मोशन हो रहा है, बताइए, है ना, किसी को लूज मोशन हो रहा है, किसी को जो है एबॉर्शन हो जा रहा है बार बार, किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, बताइए। ये सब बीमारियां, किसी को जो है पीरियड समय से पहले आ रहे हैं, किसी को बहुत देर से आ रहे हैं, किसी का बिल्कुल बंद हो गए समय से पहले ही, किसी को जो है शीघ्र पतन की समस्या है, किसी को जो है हाइड्रोसिल की समस्या है, किसी को पाइल्स की समस्या। कौन सा वायु है जी यहाँ पे? अपान वायु, अपान वायु, अपान वायु, अपान वायु जी। नाभि के नीचे जितने भी रोग मैंने बताए सब अपान वायु की दिक्कत है जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो कोई भी औषधि दे रहे हैं,
बस इतना करना है, वो औषधि सुबह शाम 6 बजे चला दीजिएगा जी, ठीक है। अगर इस चीज के लिए दे रहे हैं, नाभि के नीचे में कोई समस्या है, नाभि के नीचे नीचे का कोई भी ऑर्गन की समस्या है, आप जो भी दवाई दे रहे होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे दवाई दीजिए, ये दवाई दीजिए, ये दवाई दीजिए, मैं नहीं जानता हूँ, आप कुछ भी दे रहे होंगे, हाँ, उसे मतलब नहीं है। मतलब ये है जी कि उसे अपान काल में दीजिए, ठीक है। अपान काल होता है सुबह शाम 6 बजे को हम कहते हैं अपान काल, आप वो दो, फिर देखिए वो, फिर आप देखोगे चमत्कार की वही औषधि अच्छा काम करेगा। फिर दूसरी बात, समान काल, जिनको भी डाइजेशन संबंधी इशू है, गैस है, एसिडिटी है ना, और भी सारी तकलीफ, जिनको भी पाचन से दिक्कत है ना, पेट से संबंधित जुड़ा हुआ समस्या है, लीवर से है ना, आंतों से, खास करके IBS जैसे कंडीशन है, ठीक है, पेट से जुड़ा, आंतों से संबंधित समस्या है। आंतों कहने का मतलब है कि नाभि के ऊपर से संबंधित समझे, ठीक है। इसमें छोटी याद विशेष रूप से आएगा जी, ठीक है, आमाशय आएगा विशेष रूप से। जो भी समस्या, समान वायु, तो उसको बस इतना करना है, समान वायु में औषधि देना है ना, ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। असमान वायु होता है जी रोटी के बीच में, भोजन के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए कोई 4 रोटी खाता है रोगी, है ना, तो 2 रोटी खा लेगा, फिर ये औषधि खाएगा, फिर इसके बाद में 2 रोटी खाएगा, इसको कहते हैं समान काल। तो समान वायु की दृष्टि में समान काल में औषधि देना। अब आते हैं बयान काल। बयान काल से पहले हम प्राण काल बता देता हूँ जी। प्राण काल लंग्स के संबंधी समस्या, जिनको भी लंग्स से जुड़ी हुई समस्या है, प्राण काल, खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाया हाथ भी ना धोया हो, मैं कहता हूँ पहले औषधि लो। कहने का मतलब है जब आप खाना खा के उठते हैं, सबसे पहला कर्तव्य है हाथ धोने के बाद में कि आप अपना औषधि लीजिए, इसको कहते हैं प्राण काल, जो खाने के तुरंत बाद ली जाती है, सुबह शाम दोनों बार, दो बार 3 बार जब भी ले, तो वो प्राण काल की औषधियाँ होती है जी। उदान काल, रात्रि भोजन के बाद में जो औषधियाँ लेते हैं, है ना, रात्रि भोजन के 20 मिनट के बाद में जो औषधियाँ लेते हैं उदान काल, और सुबह भोजन के 20 मिनट के बाद में जो लेते हैं उसको कहते हैं बयान काल। और ये जो है, अब मान लीजिए सिर से संबंधित जुड़ा हुआ समस्या, उदान काल, यानी कि रात्रि भोजन के बाद में लेना है, ठीक है जी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को BP की समस्या है, तो बताइए कौन से काल में देंगे जी, बताइए। BP की समस्या है, ब्लड प्रेशर हाई है, किस काल में आप दवाइयाँ देंगे जी, बताइए। सभी महान विद्यार्थी बताइए जी, कौन से काल में आप देंगे दवाइयाँ, बात के कौन से काल में, उदान काल, प्राण काल, बयान काल, समान काल, अपान काल, कौन से काल में देंगे जी? चलिए बताइए, सभी चैट बॉक्स में आ जाइए सभी। गौरव त्यागी जी ने लिखा प्राण काल, हम उत्तर बताएंगे, लेकिन आप सभी का पहले उत्तर आनी चाहिए जी, सभी का आनी चाहिए। प्राण काल, प्राण काल, प्राण काल, राजेश कुमार वर्मा जी प्राण काल, मात्र 3 लोग ही बताए हैं जी अभी तक, है ना। 30 लोग जुड़े हुए हैं, सब बताइए तब मैं जानूंगा, कुछ भी बताइए, है ना, बताना तो होगा बताएंगे तभी मैं जानूंगा ना कि हाँ आप सही कर रहे हैं सब प्राण काल दे रहे हैं जी। प्राण काल मतलब होता है खाने के तुरंत बाद, है ना, खाने के तुरंत बाद। सुरेंद्र कुमार जी बयान काल, सत्य शुक्ला जी प्राण काल। और बताइए सभी साथी बताइए, तभी मैं जानूंगा कि आप BP का सही इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रमन आर्य जी बयान काल, बयान काल, सुरेंद्र कुमार जी बयान काल, विनोद माली जी बयान काल, अनिल कुमार जी प्राण काल। हाँ हाँ, अब थोड़ा सा उत्तर जो है थोड़ा थोड़ा सही हुआ है 1-2 लोगों का। हाँ, तो जो मतलब इसके बारे में मैंने बताया था ना, शायद ये जो है तीसरे या चौथे मंथ के सिलेबस में मैं आपको पढ़ाता हूँ। और कैसे भूल गए गणेश चौरसिया जी, बताइए, है ना। प्राण काल बेसिक क्लास लेनी होगी अब, हाँ हाँ बेसिक क्लास लेनी होगी, है ना। ये बहुत ही बेसिक जानकारियाँ हैं। BP के लिए आपको देना है बयान काल जी, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है ना, वो केवल आपके हृदय में नहीं बढ़ा है ना, केवल हृदय में नहीं बढ़ा है, या केवल आपके बाजू में ब्रेंकियल आर्टरी में केवल BP नहीं बढ़ा है, ब्लड प्रेशर ये पूरे शरीर में बढ़ा है। दिमाग के भी आर्टरी में, अवेन में ब्लड प्रेशर बढ़ा है, पैर में भी बढ़ा है। तो भाई पूरे शरीर का व्याधि है ना ये, तो ये पूरे शरीर की ब्लड प्रेशर क्या है, जब हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, 200-250 हो जाएगा, तो कहीं भी आर्टरी या वेन फट सकता है। इसलिए ना डर है, कहीं भी हो सकता है ना, तो दिक्कत हो सकती है।
इंटरनल ब्लीडिंग रहते होने के चांस होता है ना, जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बीपी हाई होने से क्या होगा जी, तो दिमाग के नस फट जाएगा। हाँ तो भाई आप बताइए, फिर तो कहेंगे उदान काल में लेना है ना, कहेंगे दिमाग के नस नाजुक होती है वो पहले फटेगा हाई बीपी होने से, तो कहेंगे नहीं उदान काल में लेना है, दिमाग के नस फटने से बचाना है। मैं कहता हूँ लेना है प्राण काल में। ठीक है जी, चलिए देखिए अशोक वाजपेयी जी ने बता दिया है उत्तर सही, है ना, और रमन जी ने भी बताया, जबकि इन्होंने बेसिक क्लास अभी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी बताया अपने सोच समझ से जी, बहुत बढ़िया। विनोद माली जी ने बताया, है ना। तो बयान काल में देना है जी बीपी के लिए। और एक उत्तर और बता दीजिए, ठीक है, एक उत्तर और बता दीजिए। मान लीजिए हंसी आती है मुझे, है ना, लेकिन मान लीजिए कि 10 मूला रिस्ट किसी फीमेल पेशेंट को देना है आपको, और डिलीवरी के बाद में आप दे रहे हैं, और आप विशेष रूप से यूट्रस ओवरी के लिए दे रहे हैं, तो बताइए कौन से काल में देंगे जी, बताइए। खाना खाने के 20 मिनट के बाद में, या सुबह खाली पेट अपान काल में, आप बताइए जी, या खाने के तुरंत बाद में प्राण काल में जी, बताइए जी। गौरव त्यागी जी ने लिखा अपान काल, गणेश सुरक्षा जी ने लिखा अपान काल, बताइए सभी, बताइए सभी साथी आ जाइए चैट बॉक्स में, है ना, मैं देख रहा हूँ सभी का। अपान काल सुबह, सुबह मतलब क्या है सुबह दोपहर ऐसे नहीं, यहाँ पे सुबह शाम नहीं चलता है, यहाँ पे 5 ही चीज, आप 5 ही काल है। मेरी सारी औषधि इसी 5 काल में दिया जाता है, या तो उदान काल, प्राण काल, बयान काल, समान काल, अपान काल, और कोई काल नहीं है ना। अपान काल जी, हाँ जी, अब देखिए उत्तर सही है जी, आप समझ गए होंगे अब समझ गए होंगे। तो 10 मूला रिस्ट सुबह शाम 6 बजे चलाना है जी, ठीक है, खाने के बाद में कोई मतलब ही नहीं है। अब मान लीजिए किसी को बवासीर है जी, पाइल्स है, और इसको अभ्या रिस्ट चलाना है, त्रिफला देना है, तो बताइए रात को सोते समय देंगे कि अपान काल में देंगे जी, बताइए जी, बताइए। अपान काल में देंगे या बयान काल में देंगे, उदान काल कब देना है त्रिफला जी, बताइए, त्रिफला कब देना है जी, बताइए। चलिए ठीक है जी, आप लोग का कंसेप्ट अब क्लियर हो। देखिए मैं आप सभी को रटा दे रहा हूँ, है ना, कि आप भूलेंगे ही नहीं कभी, इन चीज़ों को कभी नहीं भूलना जी। ये वैद्य का जो है ना, ये हथियार है, औषध सेवन काल वैद्य का हथियार है, औषध तो है। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ, दिल्ली से जो पार्सल चला था आदि क्या है, पिन कोड गलत हो जाएगा, और मान लीजिए कि गलत गाड़ी में डल जाएगा, तो वहाँ नहीं पहुँचेगा, गलत हाथ में चला जाएगा, तो है ना, मुंबई वाला है ना, उसमें लग जाएगा ना, तो कहाँ समय पे आ पाएगा। तो इसीलिए 10 मूला रिस्ट मान लीजिए किसी फीमेल को दे रहे हैं, और खाने के बाद में दे रहे हैं, और सोचेंगे यूट्रस ओवरी ठीक होगा, कहाँ से ठीक होगा, आपने गलत हाथों में दे दिए, सामान पकड़ा दिया, गलत काल में दे दिए ना, वहाँ तक जाएगा ही नहीं, है ना। हालांकि आप बयान काल में देंगे तब तो पूरे शरीर पे काम करेगा, लेकिन बट जाएगा ना वो चीज़ें। स्पेशल आप देंगे तो भाई नीचे में काम करेगा। अब मान लीजिए किसी को दिमाग तेज करना है और घी पीना है जी, दिमाग के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए, दिमाग के लिए, बालों के लिए, है ना, दाढ़ी मूछ के लिए बढ़िया है एकदम, घी पीना है, किसी को घी खाना है, कब खाएंगे जी, बताइए। तो रात्रि को उदान काल में लेंगे जी। और किसी को बल्ले बीरी बढ़ाना है, किसी को शुक्र धातु बढ़ाना है, किसी को घुटना में चिकनाई बढ़ाना है ना, तो घी कब पिएंगे जी, बताइए। घी कब खाएंगे, रात को सोते समय या सुबह खाली पेट, बताइए। घी कब पिएंगे जी, बताइए। घुटना सूख गया, चिकनाई सूख गया, तो कब घी पिएंगे। अपान काल, अपान काल, अपान काल, अपान काल, अपान काल जी, ठीक है। तो आप सबका जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था, लेकिन बता दिए हमने। तो ये बेसिक कोर्स का देखिए करने का ये फायदा है ना, कि आपको जो है बेसिक छोटी जानकारी है पर बहुत बड़ी जानकारी है। और आज के बाद हमें लगता है कि आप अच्छे से औषधि, जो भी आप औषधि दे रहे होंगे, आप बदल देंगे आज के बाद में, क्योंकि आपको, और ये चीज़ें हमारे गाने से नहीं, ये महर्षि भागवत ऋषि ने लिखा है ना, और हमने पूरा बताया है इसके बारे में, 1-2 क्लास हमने पूरा डिटेल से, और भी आगे चीज़ है, ये तो छोटी बातें मैं बता दिया आपके सामने विस्तार से, है ना। तो देखिए क्या है, बयान वायु, मैं आपको एक शब्द समझाने के लिए कि भाई केवल रट लेने से नहीं होगा कि बात के 5 वेद होता है जी है ना, अष्टांग हृदयम होता है,
बहुत सारे लोग कहेंगे अष्टांग हृदय में होता है, भागवत ऋषि हैं, है ना, बात पित्त कफ होता है, दोष धातु में लगनी होता है, बात के 5 भेद होता है वो मतलब नहीं है भाई। क्या होता है, इसका काम क्या है, ये मैं बताया आपको। मैं जब बेसिक कोर्स पढ़ाया हूँ तो 1 महीना तो मैं आपको यही सब पढ़ाया हूँ कि भाई ये बयान वायु क्या है। 1 महीना डेली 1 घंटा 1 महीना मैंने पढ़ाया है। उदान वायु, प्राण वायु, बयान वायु, समान वायु, 1 महीना टॉपिक चलाया जी, 30 घंटा। तो सोच सकते हो टॉपिक कितना ज़्यादा विस्तार से है, और इसे आप सुनने के बाद में कितना ज़्यादा जो है आपको ज्ञान बढ़ेगा, बेसिक ज्ञान बढ़ने वाला है। तो बेसिक तो चीज़ होना चाहिए जी, केवल ऊपर ऊपर चीज़ें नहीं, है ना, बेसिक चीज़ें हो तो बहुत बढ़िया, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो आपको कुछ पता चला जी कि बयान वायु क्या होता है। अभी तो केवल 2% मैंने बताया है कि बयान वायु क्या होता है। बयान वायु के बारे में पढ़ने को मिलेगा बेसिक क्लास में जी। ठीक है, तो अपना क्लास कंटिन्यू रखिएगा, तो आगे ये भी पढ़ने को मौका मिलेगा। नहीं तो फिर अभी रिकॉर्डेड क्लास है, वो आप अपना सुन सकते हैं, मिल जाएगा, है ना। बेसिक क्लास भी टाइम अगर आपके पास है तो बेसिक क्लास भी ज़रूर जुड़िए जी, है ना। जो बेसिक क्लास में नहीं जुड़े हैं, वैसे तो ज़्यादातर साथी बेसिक क्लास करके ही आए हैं, लेकिन फिर भी जो है 20-25 साथी ऐसे हैं क्लास में जो क्या है कि नए होंगे, जो पहली बार हमसे पल्स डायग्नोसिस डायरेक्ट सीख रहे होंगे। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बेसिक के बिना जो है मज़ा नहीं आने वाला है चिकित्सा में, है ना। तो बयान वायु का महत्व है जी। अब बयान वायु के कारण ही पूरे शरीर में, है ना, ये पल्स मिलता है। रस रक्त का जो है ना सर्कुलेशन जो हो रहा है, बयान वायु का ही देन है। चलिए, तो गति के संदर्भ में 2 तरह के वर्णन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 1 मिनट, क्या मैंने कहा कि गति के संदर्भ में 2 तरह के वर्णन उल्लेखनीय है। पहला संख्या संबंधित, नाड़ी देखना है ना, तो सबसे पहले जो है आपको संख्या संबंधी नाड़ी परीक्षण करना सीख लेना चाहिए जी। और इसके बाद में विशिष्ट गति संबंधित, क्या जी, विशिष्ट गति संबंधित। तो संख्या संबंधित तो बड़ा ही जी है, 1 दिन के क्लास में कल इसके बारे में बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और विशिष्ट गति संबंधित ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही तो सीखना है नाड़ी क्लास में आके। एक मिनट से, तो संख्या संबंधी क्या है। संख्या संबंधी मतलब पल्स देख करके संख्या निकालना है, ये तो बड़ा इजी है ना। पहला उंगली रखेंगे बात वाला, इंडेक्स फिंगर रखेंगे एकदम मणिबंध रेखा पे, और 1 मिनट जी, एक मिनट, हाँ, संख्या संबंधी पल्स देखना है, बात की नाड़ी को गिनती करना है कि भाई 1 मिनट में बीट्स मतलब क्या है, पल्स रेट है ना, पता कर लेना है कि कितना बार महसूस हुआ, हमें पल्स कितना महसूस हुआ, उसको एकदम बारीकी से सीखना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है जी, पहले तो पीड़ित करते हुए, है ना, आना है, और इसके बाद में जो है आपको जो खुद से देखिए ऐसे करके, जैसे मैं अपना देखता हूँ जी, ठीक है, मैं अपना देखता हूँ और आप सभी अपना अपना देखना शुरू करो जी। ठीक है, लाइव क्लास में देखना शुरू करो, अपना अपना पल्स देखिए जी। सभी जो मणिबंध रेखा है ना उस पर रखिए, मणिबंध रेखा जो दूसरा मणिबंध रेखा है उस पर एकदम जस्ट उसी के ऊपर रखिए, और अपना इंडेक्स फिंगर राइट हैंड से चेक करिए लेफ्ट हैंड की। चलिए मैं अपना शुरू करता हूँ।
हमारा जो है लगभग मैं बता रहा हूँ, एक दो हो सकता है, कम बेस हो सकता है, जिससे कोई बड़ी बात नहीं है। पर मिनट हमारा बात दोस्त की नाड़ी 80 चल रहा है जी फिलहाल, है ना 80। तो बात का कुछ ज़्यादा ही चलता है जी, पता ही है। पित्त का भी कुछ ज़्यादा चलेगा, है ना। और कफ का जो है कम मिलेगा जी, है ना, सबसे कम कफ का मिलेगा। तो आप सभी अपना अपना बताइए जी, चैट बॉक्स में बताइए सभी अपना अपना कि आपको कितने मिले। हमने 30 सेकेंड का गिनती कर लिया, उसे डबल कर दिया, है ना, वैसे भी कर सकते हैं। किसने गिनती किया कि नहीं? अ, हाँ जी, किसी ने नहीं बताया, क्या बात है, बताइए। कोई गिनती नहीं की है क्या अपना अपना? चलिए कोई बात नहीं जी, लाइव क्लास में दिक्कत होती होगी, लेकिन आप सभी अपना अपना देख लेना जी, बात पित्त कफ की, ठीक है, बात पित्त कफ की नाड़ी देख लेना जी, ठीक है। तो संख्या संबंधी नियम में यही है कि आपको संख्या गिनती करना है जी, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई गति नहीं देखना है कि धीरे चल रही है, तेज चल रही है ना, ये ऐसी गति चल रही है हाथी की तरह, कौवे की तरह, है ना, ये सब नहीं। आपको बस सिंपल जो है ये देखना है कि चल रही है तो कितनी चल रही है। अब आगे है कि आज की तरह पहले भी नाड़ी गति संख्या गिनने का विधान था, है ना। इसमें आपको जो है प्रति मिनट नाड़ी गति संख्या देखते हैं अभी के समय में। वैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका जो है 30 सेकेंड भी देख सकते हैं, या फिर आप इसमें केवल 24 सेकेंड का भी इसमें बताया गया है देखने का, है ना। तो आप जैसा भी आपको उचित है लगता है आप कर सकते हैं, है ना। 10 सेकेंड देख करके ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपका एक्सपीरियंस है आप कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए क्या है कि ये जो नाड़ी होता है ना, पल्स होता है, पल्स रेट, ये उम्र के अनुसार जो है गति प्रति मिनट होता है। जैसे सद्य प्रसूता, है ना, सद्य प्रसूता कोई नवजात शिशु है, अभी अभी जन्मा है, ठीक है, आज जन्मा है, तो उसका पल्स रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि हार्ट छोटा होता है ना, इसलिए पल्स ज़्यादा, इसको ज़्यादा, है ना, सिस्टोल डायस्टोल करना पड़ता है। फिर कोई शिशु होगा, बच्चा होगा, है ना, 1-2 महीने का, तो 125 हो जाता है। और कोई बच्चा होगा 2 साल का तो इसका 100 होगा। कोई युवा होगा तो 90 होगा। कोई प्रौढ़ होगा तो 72 होगा, एकदम प्रौढ़, है ना, जवान। कोई वृद्ध होगा तो फिर और घटता चला जाएगा, और अति वृद्ध हो जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा थोड़ा जी, है ना। तो इस प्रकार से बताया गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बताया है आपने, ये बात का बताया, पित्त का बताया, कफ का बताया। तो देखिए ये मैंने एवरेज बताया जी। अब ये कैसे होता है, जैसे नॉर्मल पल्स मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल पल्स जो होता है, क्या मैंने कहा कि बात दोस्त का 80 से 90 होना चाहिए। देखिए मैंने क्या बताया, 80, कम नहीं होना चाहिए बात का, ज़्यादा ही होना चाहिए कुछ, ठीक है जी। अगर कोई कहे 72 है तो ठीक नहीं है बात दोस्त का, है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए, 80 होना चाहिए, 80-90 चलेगा, ठीक है, 80 से 90। पित्त का जो है 75 होना चाहिए, मतलब 70 से 80 के बीच में, मतलब 5 कम ही है तो 5 ज़्यादा। और कफ का जो है 55 होना चाहिए, यानी कि 50 से 60 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो सही नहीं है। 72 जो होती है ना, ये कफ का नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के कितना हो गया जी, 210 हो गया। देखिए जोड़िए, 85, 75, 55, 210, और ये तीनों का देखा ना तो होगा 210, 3 से भागा कर दीजिए, 72 हो जाएगा। यानी कि पर मिनट आपको 72 होना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति में बता रहा हूँ। और यदि इससे ज़्यादा है तो गड़बड़ है। 95 मतलब क्या है कि 72 है ना तो 75 हो जाए, लेकिन 80, 85, 90, 100, 120 ये नहीं होना चाहिए। और 72 से कम भी नहीं होना चाहिए, जैसे 65, 60, 55 ये भी नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा बताया गया 72। जैसे मैं अपना देखता हूँ तो मेरा 72 से 75 के बीच में रहता है, तो सही है। ये होता है पल्स रेट, नॉर्मल पल्स। तो एब नॉर्मल क्या है, तो भाई घट जाना बढ़ जाना ये एब नॉर्मल है। जैसे ज़्यादातर लोगों का बढ़ा मिलेगा, जैसे बात का 130। भाई मैंने कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले एक लड़के का देखा था, बहुत ज़्यादा धातु क्षय था, तो उसका मैंने देखा था 150।
मुझे याद नहीं है कि मैंने कितना गिनती किया होगा, इसमें लिखा होगा, रुकिए केस टेकिंग में। क्या जी? बहुत हाईएस्ट मैंने रिकॉर्ड मतलब उसका देखा कि 200 था, पता नहीं जी मुझे, मैं देख लेता हूँ एक बार। बहुत दुबला पतला लड़का था, लगभग 12-13 साल का, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि धातु क्षय था, है ना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातु होगा, क्षय होगा, तो बहुत ज़्यादा धातु क्षय होने से पल्स तेज हो जाएगा जी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि उसका बहुत ज़्यादा तेज था, है ना। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा उसका जो है पल्स रेट था, इतना नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ठीक है जी। तो जिसका धातु क्षय रहेगा उसका और ज़्यादा पल्स मिलेगा, यानी कि ज़्यादा पल्स मिलना मतलब धातु क्षय, सिंपल सिंपल इसको आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा तेरा नाड़ी मिल रहा है यानी कि तेरा धातु क्षय है। और धातु मतलब रस रक्त मांस मेद सब धातु की बात हो रही है यहाँ पे, केवल एक धातु की बात नहीं होती है ना, शुक्र धातु की, यहाँ सभी धातु की बात होती है जी, ठीक है। हाँ, पल्स रेट समीर कुमार, एज 15, वजन मात्र 29 kg, है ना। पल्स रेट 160 हाईएस्ट, बात तो उसकी हमने देखा था 160 था, है ना। बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती और मतलब क्या है कि घबराहट बेचैनी, तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ एब नॉर्मल है। यहाँ तो भाई ने लिखा कितना 130 है ना, किसी का 160 भी हो सकता है, तो बात का 130 रहे, या मान लीजिए कि 80 से ज़्यादा रहे, 90 से ज़्यादा रहे, 90 से ज़्यादा तो एब नॉर्मल है जी, 80 से कम रहे तो भी एब नॉर्मल है। पित्त का भी ऐसा ही है ना। तो मान लीजिए 120 है, कफ का 100 है, तो कुल मिला कितना हो गया जी 350, 3 से भागा करेंगे 116 हो जाता है पर मिनट, जो 116, तो मतलब ये ज़्यादा है ना, इतना नहीं होना चाहिए। तो ये एब नॉर्मल पल्स है जी। तो आप सभी अपना अपना और अपने परिवार का सबसे पहले तो ये चेक करिए और इसके बाद मुझे बताइए, है ना, कि आगे क्या करना चाहिए चिकित्सा, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। आपको कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ सकता है बाजार की, मैं आपको बता दूंगा कुछ घरेलू उपाय और कुछ बता दूंगा मर्मा थेरेपी, ठीक हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले आप हमें बताइएगा कि हमारा एब नॉर्मल है, ठीक है। आप सभी अपना अपना और पूरे परिवार का, मैं बता रहा हूँ ये केवल नाड़ी विद्या जो है ना, पल्स रेट, पल्स डायग्नोसिस टेक्निक, ये केवल क्लास में जुड़ जाने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, है ना। आपको करना पड़ेगा अपने रोगी में, नहीं तो अपने परिवार में करिए, है ना, लेकिन करना पड़ेगा। जो जो करेंगे तो वो सीखेंगे, नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे, सिंपल है। लेकिन पहले ये तो बड़ा इजी टेक्निक है ना, ये जो मैंने अभी बताया कि पल्स रेट लेना, ये तो पहले सीखिए। इसके लिए आपको जो है घड़ी का सहारा लेना है ना, और आपको जो है 1 मिनट या फिर 30 सेकंड आपको देखना है, 30 सेकंड देखिए, फिर गुणित कर दीजिए कि 1 मिनट में कितना आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, पहले ये तो देखिए, इसी से बहुत सारी बीमारियां पता चल जाता है। मैंने क्या बताया, किसी का पल्स रेट बहुत ज़्यादा है तो धातु क्षय हो रहा है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु क्षय हो रहा है, और किसी का पल्स रेट स्लो हो रहा है मतलब धातु की वृद्धि हो रहा है। भाई आप पल्स रेट देखना सीख गए, आप एक चीज देखना सीख गए ना कि धातु की वृद्धि हुआ कि क्षय हुआ, ये तो देख लिए ना, ये जी है। पल्स ज्यादा मिलेगा धातु क्षय, वो व्यक्ति दुबला पतला रहेगा, जो व्यक्ति मोटा रहेगा ना उसका पल्स देखना कम रहेगा, 72 से कम रहेगा एवरेज, और जो व्यक्ति दुबला पतला रहेगा 72 से ज़्यादा रहेगा। आप देखिए, तो अगर आपने ये देखना सीख लिया, समझिए आपने नाड़ी सीख लिए, एक चीज़ तो सीख लिए कि भाई धातु धातु का क्षय हुआ कि वृद्धि हुआ, ये तो सीख लिए ना। हाँ, तो जो व्यक्ति करेंगे तो सीखेंगे जी। बताइए कौन कौन कर रहे हैं जी, है ना, मैं फिर कल पूछूंगा। सुरेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं गिनती कैसे करते हैं जी, कैसे करते हैं, 1 से 100 तक गिनती आती है ना, हाँ वही गिनती करना है आपको जो है। सुरेंद्र कुमार जी, आपको वीडियो को क्लास को दोबारा सुनने की आवश्यकता है जी, अगर आप ये बात पूछे हैं तो, ठीक है।
क्योंकि आप लिखे गिनती कैसे करते हैं। तो गिनती जो है आपको सीखना पड़ेगा, है ना। आपको दोबारा वीडियो देखना है, क्योंकि आपको एक बार में हो सकता है समझ में नहीं आए, है ना, तो दोबारा सीखेंगे ना। तो इसके लिए क्या है कि आपको पहले तो आपको कैसे करना है, चलिए एक मैं फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करिए, है ना, रोगी का लेफ्ट हैंड है अपना लेफ्ट हैंड, यहाँ पे पीड़ित करिए, कुरपर मार दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए। यहाँ पे 15 बार दबाना है, 10 से 15 बार कुरपर मार को, फिर नीचे जाना नीचे जाना नीचे जाना है, फिर पकड़ लेना है पल्स को, यहाँ पे रोगी के पल्स को पकड़ लेना है। और आपको केवल एक नाड़ी, तीनों नहीं देखना है, केवल बात दोष का देखना है, फिर पित्त का देखना है, फिर कफ का देखना है, बारी बारी से देखना है जी, ठीक है। तो ये बात का देख करके नोट कर लेना है। और आगे आपका घड़ी रहेगा सेकंड वाला, है ना, देख लेंगे कि हाँ देखिए यहाँ पे 30 पे काटा चल गया, आगे 60 तक जो है 30 सेकंड में कितना होता है, फिर आपको 1 मिनट में बता देना है। अगर 30 सेकंड में आपका 30 सेकंड में यदि आपका 40 होता है तो 60 सेकंड में 80 हो जाएगा लगभग। तो बात दोष का 80, पित्त दोष का 70, कफ दोष का 60, ऐसे होगा। तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भागा दे दीजिए और देखिए कितना आता है, ठीक है जी। तो आप देख, अगर ये चीज़ करना सीख जाएंगे, अगर ज़्यादा आ रही है ना, समझिएगा धातु का क्षय है, और अगर कम आ रही है तो धातु की वृद्धि है जी। बस इतना ही आपको बताना चाहूँगा आज, ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको जो है इसके बारे में अधिक जानकारी कल देंगे जी, ठीक है। अब कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं जी, ठीक है। आज आपको मौका देते हैं प्रश्न का, पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ जी, जैसे आवाज़ नहीं आ रही जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कौन बोल रहे हैं जी? चंद्रा मौली जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है जी क्लियर। मेरी आवाज जा रही है? हाँ बोलिए, चलिए पूछिए पूछिए। थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है हाँ पूछिए ना, ठीक है चलेगा। जी। जैसे जी, आप चलिए तो आप रहने चेक दीजिए, ठीक है, आप रहने दीजिए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही जी चंद्रमौली जी। आपका जो भी प्रश्न है मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, अभी करिए व्हाट्सएप। अमित जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, आपकी नेटवर्क अच्छी। जैसे हम लेफ्ट हैंड में देखते हैं, हाँ अपना भी सभी का हम लेफ्ट हैंड में देखते हैं, तो मैंने देखा कि कुछ की नब्ज नहीं चल रही थी लेफ्ट हैंड की, राइट की चल रही थी। इसमें क्या करना चाहिए? रिपीट करिएगा थोड़ा फिर से प्रश्न, लेफ्ट हैंड का। मैंने 2 लेडीज की देखी थी, तो उनका लेफ्ट हैंड की नब्जें नहीं दिखाई दे रही थी, पल्स नहीं दिखाई दे रही थी, और राइट हैंड की दिखाई दे रही थी। अच्छा जी, ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। तुरंत जो है ना उसको ईसीजी कराना चाहिए, और इसको तुरंत जो है लिपिड प्रोफाइल जांच करानी चाहिए, है ना। आप बताइए, उस लेडीज़ का जो है, उस लेडीज़ का वजन कम था या ज़्यादा था, कितना रहा होगा, मोटा है या पतला? जा, ज्यादा है, मोटे हैं दोनों। हाँ हाँ, तो क्या समझ में आया आपको, धातु वृद्धि है कि क्षय है? वृद्धि है। हाँ आ गया ना समझ में। देखिए, तो देखिए जी, अमित जी जी जी। ने देखिए नाड़ी देखा 2 लेडीज का, और लेफ्ट हैंड का ही नहीं मिल रहा है भाई, गिरजा गति चल रहा है भाई मैंने बताओ बोला कि इन्हें, है ना, कोलेस्ट्रॉल, गिरजा हाँ, गति चल रहा है ये मैंने तो। बोला कोलेस्ट्रॉल आप बढ़, फिर भी कोशिश हाँ, करिए दोनों आप। का कोलेस्ट्रॉल। देखिए, वैसे सिंपल हाथ रखने से भी तुरंत पता चल जाता है, लेकिन खोजने पे भी ना मिले भाई, गिरजा गति चल रहा है, और खास करके बात दोष की नाड़ें ना मिले जो सबसे ज़्यादा चलती है फुदकती है, और यही ना मिले, गिरजा गति चल रही है, तुरंत ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल जांच कराने चाहिए। इनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जांच होगी, ईसीजी जांच होगी,
हाँ, और इनका हाँ, जो है दोनों का धातु कोलेस्ट्रॉल। वृद्धि हो हाँ चुका है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातु की वृद्धि हो चुका है। इनको क्या करना है जी, सुबह शाम 6 बजे जो है अपान काल में देना औषधियाँ शुरू करिए, समान काल में भी दीजिए, ब्यान काल में भी दीजिए, जो मन करे दीजिए, है ना। अग्नि बढ़ाने वाला चिकित्सा करिए। जी जी, चलिए मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए वॉइस ठीक है। मैसेज, मैं आपका प्रश्न और भी जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे हम कम सवाल ले पाते हैं क्योंकि कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, आवाज़ क्लियर नहीं होती है ना आप लोग का। तो आपका जो ये समस्या है मतलब पेशेंट का, आप मुझे बताइए तो मैं आपको जो है बता दूंगा। सिंपल आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे या फिर आप जानना चाहते होंगे, मैं आपको बता दूंगा सिंपल। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक। इसी प्रकार से आप डेली 1-2 प्रश्न जरूर करिए जी क्लास में, अगर मौका देते हैं तो बिल्कुल, है ना। और आप सभी जो है पूछ भी सकते हैं, है ना। मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ठीक है जी, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब कल की क्लास में। शांति पाठ करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद। ओम सम।